नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त है आपके पसंदीदा शो का, यानी सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। देखिए, एशिया में एक और युद्ध, एक और वॉर का खतरा मंडराने लगा है। यह युद्ध दो अन्य महाशक्तियों, बिग पावर्स, सुपर पावर्स, कौन? चीन और जापान के बीच हो सकती है। बिल्कुल करीब है यह जंग। दोनों देशों में जुबानी जंग अभी चरम पर है। चीन ने जापान को उकसाने के लिए पहले जमकर जुबानी बाण चलाए। अब वो अपने युद्धपोतों को जापान के नजदीक भेजकर उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है कि भाई मैं तुम्हारे इलाके के बिल्कुल करीब हूं, जो कर सकते हो कर लो। यह आदत है चीन की डराने की, लेकिन इस बार जापान के बहुत करीब आना और उसके इलाके में आ जाना यह युद्ध को न्योता देने जैसा है। अब इस बीच चीन ने अपने युद्धपोतों को विवादित द्वीप के पास से गुजारा है। सेनकाकू आइलैंड्स वो है। साउथ चाइना सी के अधिकतर हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। चीन दावा तो दुनिया के कई हिस्सों पर करता है, क्या सब कुछ उसको दे दिया जाए? अब ये क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम है। चीन ने यह गश्त ऐसे समय में की है जब जापान और चीन के बीच अब तनाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जापान की प्रधानमंत्री जो है साने ताइकीची ने हाल ही में कहा है कि ताइवान पर चीन का हमला जापान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इस बयान ने दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। पीएलए डेली ने चेतावनी दी है कि अगर जापान ने ताइवान मामले में सैन्य दखल दिया तो पूरा जापान युद्ध का मैदान बन सकता है। इस कदम के बाद सवाल उठ रहा है, क्या सच में एक नई जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वाकई एक युद्ध होगा? क्योंकि चीन आए दिन ताइवान पर क्लेम करता हुआ कोई ना कोई बात कहता है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए जापान को क्यों डरा रहा है चीन। पीएलए की ताकत दिखाने का तरीका है। एक तरीका इसे कहते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दुश्मन के दिमाग में घुस जाओ, चाहे आपकी सेना उनके जमीन पर उतरे ना उतरे। बॉम्बर से जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है, ये एक इशारा है। बॉम्बर भी गए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। युद्धपोत और बॉम्बर सशस्त्र ताकत और क्षेत्रीय प्रभुत्व का संकेत दिया गया है कि भाई मैं शक्तिशाली हूं, मैं चीन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जापान चीन का युद्ध देखिए, दूसरा विश्व युद्ध भी याद करिए, 39 और 45 में यह हुआ था। अच्छा इतिहास नहीं है इनका। इनके बीच में लड़ाइयां काफी हुई हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो छोटा सा जापान जो आप कहते हैं, उसको नक्शे में देखते हैं और चीन इतना विशाल है और उस पे जापान ने चीन पर भी आक्रमण किया है। वहां अंदर तक घुसे हैं जापानी। 8 साल चली थी लड़ाई जापान चीन की। अगर बात करें, जापान को कभी हल्के में मत लीजिएगा। अमेरिका भी डरता था जापान से एक टाइम में। 1945 में जापान ने हार मान ली। ये वो समय था जब अमेरिका ने बम बरसाए थे और ये एटॉमिक वॉरफेयर की ओर चला गया। उसके बाद जापान ने सोचा कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे और अब हम एटॉमिक शक्ति नहीं बनेंगे। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जापान को फिर से उकसाया जा रहा है। जापान फिर से खुद को तैयार कर रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि जब बगल में ऐसे दुश्मन बैठे हों और मैं नॉन न्यूक्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ूंगा तो मेरा बचना बहुत मुश्किल हो जा सकता है। इसलिए अब मुझे भी युद्ध की तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी और तैयारी हो भी चुकी है शुरू। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ वो हमारे साथ हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री पोस्चरिंग को समझने के लिए अनुज माथुर जी, मैं आपसे, मेजर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेनकाकू द्वीप को लेकर, और दोनों तरफ से उसको जापान ऑलरेडी एडमिनिस्टर कर रहा है, ये हमने पढ़ा है, और चाइना उस पर क्लेम कर रहा है। अब ताइवान वाला एंगल भी इसमें समझाइए, और ये क्या वाकई युद्धपोतों को वहां पर भेज देना, इसको किस संकेत के रूप में देखा जाए? चाइना उकसाता जरूर है, लेकिन चाइना अक्सर हमला करने की सोच नहीं रखता है, लेकिन क्या ये कुछ अलग है इस बार? जय हिंद शिवम। जय हिंद। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास मुझे बताने की इजाजत दीजिए आप। बिल्कुल। ये काफी पुराने समय से चीन जापान के रिश्ते रहे हैं। 1895 जो था वो पहला समय था जब चीन और जापान का युद्ध हुआ, और उस 1895 के युद्ध में चीन को जापान ने परास्त किया और सेनकाकू द्वीप समूह को, जो सेनकाकू और जो ओयू आइलैंड है, इन पर कब्जा करा। ये
1895, ये अभी का नया कब्जा नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद बात छुटपुट बात चलती रही, आपने बताने का प्रयास किया। दोनों विश्व युद्धों के बीच का जो समय था, खास करके जो 30 से 40 का दशक था, उसमें जापान ने चीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है चीन जापान रिलेशनशिप और वर्ल्ड हिस्ट्री में। जो नानचिंग मैसेकर कहते हैं इसको, नानचिंग नरसंहार, वहां पर जिस प्रकार का इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन जापानीज ने सपोजिटली किया था, वो यादें चाइना के दिमाग में ताजा हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए जानना जरूरी है कि जो अविश्वास है, जो क्षेत्रीय कंपटीशन जो हो रहा है, उसकी मेन वजह कहां से निकल करके आ रही है। उसके बाद 2012 में जापान ने सेनकाकू आइलैंड्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, तो फॉर्मली उन्होंने अपने उसमें अडॉप्ट कर लिया। और अब का जो समय है, उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका के साथ जापान के रिलेशन बढ़ते चले गए, अमेरिका साउथ कोरिया के साथ अपना बना बातचीत करता रहा, और वहां पर उन्होंने दे डिप्लॉयड एंटी मिसाइल सिस्टम्स इन साउथ कोरिया, उससे चाइना कोरिया के, तो ओवरऑल जो ईस्ट चाइना की सिचुएशन है वो खराब से खराब होती रही। जापान का स्टांस हमेशा से वही रहा है शिवम, कभी उन्होंने अपने स्टांस में चेंज नहीं किया। लेकिन जो 7 नवंबर का उनकी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, जिसको कि अभी अलग किस्म का आयाम दिया जा रहा है, वो पहली बार शायद ऐसा हुआ कि डायरेक्टली वो लोग बचते रहे हैं, जापानीज जो हुक्मरान हैं वो बचते रहे हैं किसी भी प्रकार के डायरेक्ट तरीके से चाइना को बताने के लिए कि भाई सेनकाकू में क्या उनका स्टांस है और ताइवान के प्रति उनका क्या स्टांस है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को संसद में साफ साफ कहा कि अटैक, जो अगर आर्म्ड अटैक होगा ताइवान के ऊपर, तो उसको कहीं ना कहीं जापान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान लिया जा सकता है। और अगर वो हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली तो एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन उनका इशारा यही था कि अगर वो हुआ तो एक मिलिट्री इंटरवेंशन से वो लोग बचेंगे नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है कि अमेरिका, ये एक्चुअली आप देखेंगे शिवम, सारी चीज जो कहानी है वो यूएस चाइना सुपर पावर राइवलरी की है। और ये बाकी जो छोटे छोटे पावर्स हैं, वो पावर्स उस राइवलरी का कहीं ना कहीं हिस्सा और कहीं ना कहीं युद्ध का ग्राउंड बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं कि चाइना की पॉलिसी आज से नहीं, सदैव से चाइना की पॉलिसी रही है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। ये सुन त्सू की एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आधारित चाइना की पॉलिसी है। और वो हमेशा से इस बात में विश्वास रखते हैं टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। इसका मैं एक छोटा उदाहरण दे सकता हूं। 1967 के बाद से आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में एक भी गोली फायर नहीं हुई है, एक भी गोली शिवम, गलती से भी गोली फायर नहीं हुई है। तो इससे पता पड़ना है, लेकिन लगातार दबाव बना रहा है। उसके 3-4 तरीके सिस्टम्स वो करता है। एक वर्बल असॉल्ट करता है, उसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसके बाद इस प्रकार के बयानात देता है। उनका जो ऑफिशियल मीडिया है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या कोई भी हो, वो पूरी तरह से इसके पीछे पड़ जाता है। वो अपने मित्र राष्ट्रों से दबाव बनवाने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। उसके बाद ये जो उनकी जो डिप्लोमेसी है, कोर्शन की डिप्लोमेसी है, उनका एकमात्र जो हथियार है वो कोर्शन है। उसको ये बताने के लिए कि वो दे मीन इट, तो वो मनूवर्स करते हैं, पॉस्चरिंग करते हैं, और उसमें अपनी सेना को की तैयारियों को, सेना की काबिलियत को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना और फिर मनूवर्स करना। और ये जितना भी ताइवान में हो रहा है या ईस्ट चाइना सी में हो रहा है, वो तमाम मनूवर्स इसी बात को दिखाते हैं कि चीन जो है एक मैसेजिंग कर रहा है। अपनी जो उनकी चिर परिचित उनकी जो अंदाज है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी की पालना करते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जापान के ऊपर, और ईस्ट चाइना सी में अपना प्रभुत्व पूरी तरह ठीक से है जमाने माथुर की साहब, आपकी कोशिश कर आपकी बात से लबोलबाब जो है ये समझ में आ रहा है कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो पूरा खेल रहा है कि भाई सामने वाले के, मैं वही कह रहा था शुरुआत में कि आप दुश्मन देश में अपने फौजी आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना भी भेजें, लेकिन आप उसके दिमाग में घुस सकते हैं। ये शक्ति होती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की अगर बात की जाए। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका पहले मैं स्वागत कर लूं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, रक्षा विशेषज्ञ
जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप पहले आए थे और आपसे मेरा प्रश्न यही होगा। सबसे पहले मैंने उस द्वीप को देखा मैप में, मैंने उसको गूगल में देखा और मैं थोड़ा सा उसको जूम इन करता हूं तो फिर चाइना इधर हो जाता है, जापान उधर हो जाता है, इतना छोटा सा द्वीप है। अब उसको लेकर लड़ाई है, मतलब उसका तो अगर ग्राफिक्स भी बनाया जाए तो उसको बहुत घुस के हमें दिखाना पड़ेगा कि कितना बड़ा वो द्वीप है। तो इतने बड़े जापान और इतने बड़े चीन, चीन तो खैर बहुत बड़ा विशाल देश है, और विवाद का कारण इतना छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा शुरुआत माथुर साहब ने यहां पर करी है कि इतिहास हमें नहीं भूलना चाहिए। कितनी मूवीज बनी है इस बात को लेकर कि जापानी जो है, जापानी फौजी चीन में घुसे हुए हैं और वहां पर चीनी जो है वो नेशनलिस्ट हो रहे हैं, राष्ट्रवादी हो रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं। और तब का चीन कैसा था, अब का चीन कैसा हो गया, लेकिन उनके भी तो दिमाग में ये होगा कि जापानी क्या कर सकते हैं। यूके देवनाथ जी। शिवम जी, देखिए सेनकाकू आइलैंड जो है बहुत ही छोटा सा आइलैंड समूह है और वहाँ कोई रहता भी नहीं है, नारियल के पेड़ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऐसे आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम नियमों के अनुसार जिस भी देश का कोई तटीय क्षेत्र होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल यानी 350 किलोमीटर की दूरी तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है। यानी वहां समुंदर में, जैसे सेनकाकू आइलैंड है, अगर ये जापान का है तो जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट जो है जोन बन जाता है सेनकाकू आइलैंड से 350 किलोमीटर चारों दिशा में 360 डिग्री। यानी वहां समुंदर के 350 किलोमीटर लगभग 200 नॉटिकल माइल तक समुंदर में और समुंदर के नीचे जो मिनरल्स हैं उसका दोहन का फर्स्ट राइट जो है वह जापान का बन जाएगा। तो इसी के चलते चीन को भी सेनकाकू आइलैंड चाहिए, क्योंकि चीन चाहता है कि सेनकाकू आइलैंड अगर चीन का बन जाता है तो फिर उसके आसपास 200 नॉटिकल माइल यानी 350 किलोमीटर के दायरे तक चीन का ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। अब वहां समुद्र के नीचे है क्या, बहुत बड़ी तादाद में जो मैग्नीज ओर है ना, मैग्नीज नाम का एक मिनरल होता है, वो समुद्र के नीचे पत्थरों की शेप में है और यह आने वाले समय में दुनिया भर में बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय का इंग्रेडिएंट होगा। तो इसीलिए चीन का जो, अगर हम देखें उन्होंने जो अपना नोटैम जारी किया है अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, वो ताइवान से आगे बढ़कर सेनकाकू आइलैंड के ऊपर भी चीन का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर जापान का या किसी दूसरे देश का जहाज सेनकाकू आइलैंड के ऊपर घूम रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो चीन अपनी इंटरसेप्टर्स को लॉन्च कर देता है मेनलैंड से। इसी तरह से जापान ने भी जो नोटैम जारी किया है जिसमें जापान क्या अधिकार है चीन को, क्या अधिकार है आइडेंटिफिकेशन जोन। देवनाथ जी, चीन को अधिकार है ये करने का जो आप कह रहे हैं कि भाई वो अपने युद्धपोतों को अगर वहां भेजेगा, कोस्ट गार्ड के जहाजों को भेजेगा, अपने बॉम्बर्स को वहां पर अगर गश्त के लिए, पेट्रोलिंग के लिए तमाम चीजें वो करेगा, क्या उसके राइट्स हैं ये चीन के? हाँ, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र है उसके हिसाब, जो नियम है उसके हिसाब से चीन अपने समुद्रों, अपने युद्धपोतों को, अपने फाइटर विमानों को अंतरराष्ट्रीय समुद्र में कहीं पे भी भेज सकता है। ठीक है। तो जैसे सेनकाकू आइलैंड है और ताइवान है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। इसी तरह से जैसे सेनकाकू आइलैंड, ताइवान है और चाइना है, उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। उस लाइन तक, जैसे जब भी दो देश पास पास होते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका का एग्जांपल दे देता हूं दर्शकों को समझाने के लिए। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां 200 नॉटिकल माइल का सवाल ही नहीं उठता, 350 किलोमीटर वाला ने। वहां नियम यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच में दोनों तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है समुद्र में, एकदम मध्य स्थल पर। तो उस लाइन के इस तरफ भारत का नेवी ऑपरेट कर सकती है, उस लाइन के उस तरफ श्रीलंका की नेवी और मछुआरे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा ही नियम अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ईस्ट चाइना सी में है। तो चीन हमेशा बहुत ही चालाकी से अपनी जो नेवल फ्लोटिला है उनको जो ओपन सी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार, जहां पर भी राइट ऑफ वे, राइट ऑफ पैसेज
सभी देशों का है। ठीक है। तो वो वहां पर अपने जहाजों को घुमाता रहता है। यूएसए की नेवी भी बहुत चालाकी से इस अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी में जाती है, ये बोल के कि उनको भी राइट ऑफ पैसेज है। जैसे अभी ताइवान और चाइना के बीच में भी एक आर्टिफिशियल लाइन है। तो वो आर्टिफिशियल लाइन जो है उसके पश्चिम की तरफ चीन अपनी एयर डिफेंस एक्सरसाइज करता रहता है, और ताइवान के जो विमान हैं वो ये इस ताइवान और बिल्कुल चीन के बीच में जो इसमें आर्टिफिशियल ये लाइन है उसके समझना पूरब होगा। में एयर डिफेंस एक्सरसाइज ठीक है। करती रहती है। ग्रुप कैप्टन साहब, ये समझना होगा कि चीन बिल्कुल अमेरिका के तरीके से आगे बढ़ता हुआ खुद को दिखाना चाहता है कि अगला सुपर पावर मैं हूं, यानी कि जहां जहां उनके युद्धपोत होंगे तो मेरे भी होंगे, मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो भी यहां पर जो है वो घूमेंगे और वो सभी को ये बताएंगे कि भाई मेरा दबदबा यहां पर चल रहा है। तो ये डराने की जो प्रक्रिया है, हालांकि लड़ने की जरूरत ना पड़े, अमेरिका तो लड़ भी पड़ता है, ये उसका डिफरेंस ही यहां पर समझ में आता है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, अब आपसे मेरा रिएक्शन, ये सवाल है आपसे कि भाई ताइवान को लेकर ये युद्ध में कहीं समझौता होगा या फिर ये और एस्केलेट होगा? चीन की तरफ से अपने नागरिकों को यह तक बोल दिया गया है कि आप जापान ट्रैवल ना करें। 4-5 दिन पहले ये बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी जब जारी की जाती है, एक तरफ इधर से जवाब आता है कि भाई मिलिट्री रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो यहां पर थोड़ा तो खतरा होता ही है कि अपने नागरिकों को आप कब रोकते हैं? जब आपको दुश्मन देश पर हमला करना होता है। जैसे भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करना चाहे तो कहेंगे हमारे लोग वापस आए। 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख चाइनीज टूरिस्ट जापान गया है इस साल का पहला 9 महीने में, और उसने खर्चा किया है जापान में 590 बिलियन येन। इसका मतलब अबाउट 3.8 बिलियन डॉलर ये इनकम हुआ है जापान को चाइनीज टूरिस्ट से। तो ये जो है ये काफी बड़ा पैसा है, और 3 चाइनीज एयरलाइंस कंपनी अभी जापान जाने का सब टिकट कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब फाइनेंशियली जापान इज एट लॉस, और इसके लिए मंडे को मतलब आज ही सुबह जापान का वो जो शेयर मार्केट शुरू हुआ उसमें काफी गिरावट आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आया है कॉस्मेटिक कंपनी सिंसाइडो, वो 9% ड्रॉप हुआ है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है टाकाशिमाया, उसका 6% ड्रॉप हुआ है। जापान एयरलाइंस का 3.9% शेयर मार्केट ड्रॉप हुआ। मतलब आज सुबह की बात है ये। यूनिको ओनर फास्ट रिटेलिंग वो भी 6% ड्रॉप हुआ। ये इंडिकेटर्स हैं, ये मुझे लगता है इंडिकेटर्स हैं। ये एकदम ये इंडिकेटर है। जे हमने जो बात कर रहा है साइकोलॉजी, माने जब चाइना अटैक तो नहीं करेगा, जो हमारा डिस्कशन में जैल साहब बताया अभी, तो चाइना नहीं अटैक करता है लेकिन धमकी देता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाता है। और जो एम्बेसडर को, जापानीज एम्बेसडर को बीजिंग में है, उनको बुलाया है और उनको बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो सानेई ताकीची जो बात किया हुआ है जे ताइवान में हम अटैक करेंगे, चाइना अटैक करेगा, तो जापान उसमें मिलिटरीली इन्वॉल्व होगा। तो ये इसमें गुस्सा आया है चाइना को, और चाइना जापान का एम्बेसडर को बुला के बोला है कि ये बात विड्रॉ करने के लिए बोले। तो इट इज मोर ऑफ एन इकोनॉमिकल प्रेशर देन मिलिट्री प्रेशर। एंड ये जापान का जो आइलैंड है वो बिल्कुल यस, वो सनकोकू आइलैंड इज ओनली 110 किलोमीटर साउथ ऑफ जापान ताकिनावा। तो इट इज वेरी नियर। सो वो जो नहीं, पर मैं इसको मैप में देख रहा था तो मैं देख रहा था कि ये चीन के मुझे ज्यादा करीब नजर आ रहा था और जापान से मुझे थोड़ा दूर नजर आ रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई जो माथुर साहब ने बताया कि पहले जब जापान बहुत शक्तिशाली था, अच्छा जापानियों की भी दाद देनी पड़ेगी। अगर आपको मतलब डिसिप्लिन सीखना है तो सामुराई वॉरियर से सीखिए। मियामोटो मुसाशी करके इनकी किताबें छपती हैं कि भाई कैसे एक सामुराई वॉरियर जो 60 से ज्यादा द्वंद्व युद्ध जीता है, अकेला लड़ा है, सबको मारा है उसने। और आप निंजा कह लीजिए, आप समुराई कह लीजिए। अच्छा, वहां पर प्रोटेस्ट जब करते हैं नागरिक तो और ज्यादा काम करते हैं
कि भाई हम ये हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका है। जब कोई सामने से गाड़ी रास्ता दे दे तो वो सर झुका के धन्यवाद करते हैं, बच्चे धन्यवाद करते हैं। तो बहुत ही एक अलग, मैं क्या कहूं, एक अलग कल्चर है जापान का, बहुत वाइब्रेंट। और जब युद्ध हुआ था, आप देखिए अमेरिका को कैसे पसीने छुटा दिए थे अमेरिका के इन्होंने, कि भाई पायलट्स मरने को तैयार थे। यूके देवनाथ जी ज्यादा याद करते होंगे, ये कामिकाजी ड्रोन से पहले कामिकाजी पायलट्स होते थे। पायलट्स, यस यस, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये भी एक दौर याद करना होगा। चलिए ठीक है, आपका कुणाल जी, आपका पॉइंट मैं समझ गया। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ हैं। संजीव जी, अब ये समझ में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से मैं भी जापान को जैसे ट्रैक अगर मैं करूं तो ये समझ में आ रहा है कि वो अब अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने की सोचने लगे हैं। एक अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की भी जो स्टांस उनका था, उनके ऊपर जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा उनके बाद उन्होंने देखिए एक तो हथियार डाले, उसके बाद ये मान लिया कि आगे भी हम कभी ना हथियार उठाएंगे और ना न्यूक्लियरली अपने आप को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका क्या स्टांस रहेगा इस पर? निसंदेह बदल रही है, चीजें बदल रही हैं और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। एलिफेंट इन द रूम जिसको कहते हैं वो चाइना है। और ये जो चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन इन द रूम है सर, ये ड्रैगन इन द रूम। जी, जो भी कह लें उसको, और वो एक बड़ा चैलेंज है। और ये जो चैलेंज है उसको जापान भी गहरे तरीके से जो है उसको फेस करता है, भारत भी उसको फेस कर रहा है। और जाहिर है कि चाइना की जो मंशा है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की है। चाइना का जो लक्ष्य है वो जाहिर है कि 2035 तक वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन को पूरा डोमिनेट करना चाहते हैं। और 2049 में जब चाइना अपने कम्युनिस्ट पार्टी के रिवॉल्यूशन के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेगा तो उस समय तो चाइना नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है पूरे विश्व में। तो ये जो चाइना की जो स्टेटेड गोल्स और महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, महत्वाकांक्षाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी भी महत्वाकांक्षा है, हम भी विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा है। लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को अब हासिल करने के तरीके क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे लिए चैलेंज हैं। आप चीन की बात कर रहे हैं, आप चीनी की बात कर रहे हैं कि भाई चीन जिस तरीके से पोस्चरिंग कर रहा है, ये बड़ा नेगेटिव। संजीव जी, इसी पर आपसे मेरा प्रश्न है, क्योंकि चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते चलेंगे, लेकिन ये चीन क्या गलतियां कर रहा है या बहुत समझदार डिसीजंस है उनके? मतलब आप मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मुझे अपना सामान भी बेचना है, मैं सामान भी बेचूंगा और मैं बदतमीजी भी करूंगा और मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि मेरा सामान कोई ना रोके, सामान मेरा फिर भी खरीदा जाए। मतलब चीन उस व्यापारी की तरह क्यों है जो बदतमीजी करता है और फिर भी उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया? या तो मैं एक मोनोपोली लेके चल रहा हूं, ये मुझे पता है, लेकिन मोनोपोली को भी छेड़ा जा सकता है। क्या ये चीन समझता नहीं अच्छे रिश्ते कर ले? जो कि अभी कुणाल सर ने बताया, कर्नल कुणाल साहब ने, कि भाई वहां पे इतने टूरिस्ट जाते हैं, वो तो भूल गए इतिहास को। श्रीवास्तव जी, देखिए शिवम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बदतमीजियां करना, मोनोपोली स्थापित करना, उसका जो जवाब है वो राष्ट्रों को देना आता है और जापान भी उसका जवाब देगा। जैसा कि तकाइची ने कहा, वहां की नई प्रधानमंत्री ने, यदि किसी ने चाइना ने कोई हिमाकत की ताइवान के ऊपर हमला करने की, तो उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से दिया जाएगा। और ये जो रिस्पांस है वो जापान भी देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सबसे पहले वो रिस्पांस देगा, और विश्व के जो अन्य राष्ट्र भी हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो भी उस रिस्पांस को करेंगे और उसकी तैयारियां चल रही है। चाइना के विस्तारवाद पे, उपनिवेशवाद पे, अवसरवाद पे, आधिपत्यवाद पे लगाम लगाने के लिए जो क्वाड का जो हमारा जो इनिशिएटिव है, हालांकि हम क्वाड के बारे में चाइना के संदर्भ में सीधे सीधे बात नहीं कहते, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो क्वाड का इनिशिएटिव इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि शिंजो आबे जो जापान के महान नेता और प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज और इंडो पैसिफिक ओशन का जो आज का जो कंसेप्ट है हमारा, उसको बनाने में और पूरे क्वाड के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में शिंजो आबे का ही गाइडेंस था। और शिंजो आबे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि चाइना जापान के लिए भी एक चैलेंज है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और सारे विश्व के एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए चाइना एक चैलेंज है।
और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो पहले से ही अपना गाइडेंस देके गए हैं। हाँ। और जाहिर है कि क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। ऑकुस का एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है जिसमें कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और देखिए ये नहीं, पर क्या उनपे संजीव जी, क्या उनपे भरोसा किया जा सकता है? यूक्रेन की स्थिति आप देख लीजिए, सभी ने उनको युद्ध के लिए उकसा दिया और फिर छोड़ के चले गए मझधार में। क्या हुआ जेलेंस्की का? जेलेंस्की लड़ते रह गए। मतलब इसका, हाँ, मतलब ये क्या ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जैसे कहते हैं कि भाई इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, वो तरीका ज्यादा बेहतर है, या फिर इसको किसी और अग्रेसिव पॉलिसी से ही हैंडल करना चाहिए? इस पर एक आपका क्विक जवाब, फिर बाकी गेस्ट पर। हाँ, देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो 21वीं सदी का मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। और इंडो पैसिफिक रीजन में अपार संभावनाएं हैं। विश्व की 60% आबादी जो है यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है अकूत है, अपार नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो पूरा क्षेत्र है इस पे पूरे विश्व की नजर रहती है। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन की भी यहाँ पर अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, पूरी यूरोप की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, रशिया भी यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में आना चाहता है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में जाहिर है कि भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है और चाइना जाहिर है कि अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन जो चाइना की ये जो मंसूबे हैं, जो चाइना की मंशाएं, वो सफल नहीं होने पाएंगी, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो इंडो नहीं, संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी बात को मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन मेरा बार बार यही इशारा होता है कि कभी भी किसी देश की अगर आप बात करते हैं, अच्छा, अब अगर आप भारत की बात करते हैं तो आप नरेंद्र मोदी की बात क्यों करते हैं? लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंदिरा गांधी जी की भी आप अगर बात कर लें, या फिर बड़े बड़े लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जो लोग थे, लीडरशिप को याद जरूर किया जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी, वो क्या सोच रहे हैं। माथुर साहब, मेरा आपसे यह सवाल रहेगा, जापान में एक बहुत फेमस एक बिजनेस कंपनी है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। जब जापान जाना जाता था चीप कॉपी कैट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत पहले, उसमें एक व्यक्ति था एक बड़ी कंपनी का, उसने कहा था आइडिया उनका ये था कि टू मेक जापान ग्रेट अगेन, मतलब उनका पिक्चर अपनी कंपनी से बढ़कर जापान को आगे बढ़ाने का था। तो जापान के लोगों ने खुद को क्वालिटी में स्थापित किया, और दूसरी तरफ चीन है जिसने क्वालिटी भी लिया और साथ साथ क्वांटिटी भी लिया। लेकिन चीन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी के साथ एक गरीब देश भी तो हो सकता था, एक बर्बाद देश भी तो हो सकता था। आज वो एक उन्नत देश तो है, इस बात को तो स्वीकार किया जाना चाहिए, और उसमें शी जिनपिंग या फिर उनके परिवार का या पास्ट लीडरशिप का जो योगदान है, या जो उनकी थॉट प्रोसेस है, जो उनकी सोच है, चाहे डिक्टेटोरियल हो, लेकिन वो सोच को समझना क्या जरूरी नहीं है आज की देर में, आज के दौर में, कि मैं बुली हूं, मैं ऐसा रहूंगा और ये कामयाब में हूं, ये देखो, इसको पढ़ो, मतलब ये। माथुर साहब। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक चीज मैं अपने पिछले वाले डिस्कशन में और ऐड करना चाहता हूं कि सेनकाकू अचानक से इतना ज्यादा उसमें डिस्कशन में और इतना ज्यादा डिस्प्यूट में क्यों आ गया, क्योंकि 1970s की ईयर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, उसकी एक यूएन की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड के अड़ोस पड़ोस में बहुत जबरदस्त बड़े तेल और गैस के प्राकृतिक भंडार मिलने की संभावना है। देखिए, हर एक का ये जो जितने भी जब भी शिवम युद्ध लड़े जाते हैं या जो डिस्प्यूट्स होते हैं देशों में, वो 3 स्टेजेस में साइमल्टेनियसली हुआ करते हैं। पहला उसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर माना जाता है, और जब इतना बड़ा इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी वहां पर नजर आई, उसके अलावा यहाँ पर मरीन लाइफ जो है, मछली पालन का भी बहुत जबरदस्त संभावना है उस इलाके में। तो ये जब नजर आया तो हर एक को लगा कि उस पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। ये भी एक वजह है वहां पर टेंशन बढ़ाने की। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमने बात करके देख ली, और काइनेटिक पोर्शन ऑफ दैट वॉरफेयर वो हमेशा लास्ट होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से चाइना, हम बार बार कह रहे हैं कि चाइना का विस्तारवाद है, ये है, और अवसर ये दादागिरी है। चाइना क्या कर रहा है कि वो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में बाकायदा दादागिरी कर रहा है। वहां पर अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स या जो आइलैंड उनके नहीं है उन पे अधिकार जमाना, और फिर उसको अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करके वहां पर दोहन करना शुरू कर देना, ये सब चीजें पूरी दुनिया को दिखाई दे रही हैं। और मैं संजीव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चाइना इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पड़ता हुआ नजर आएगा।
ये आप देखिएगा, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जब आप इस प्रकार का की दादागिरी करने का प्रयास करते हैं, और यहां पर जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि जो यूएस प्रेजेंस है, चाहे वो जापान के माध्यम से हो, चाहे वो साउथ कोरिया के माध्यम से हो, चाहे वो फिलीपींस के माध्यम से हो, या कोई और हो, वो यूएस प्रेजेंस ने यहाँ पर एक अलग जियोपॉलिटिकल लेयर तैयार कर दी है इस पूरे पूरे गेम के अंदर। और उसकी वजह से क्या है कि चीन को अपनी दादागिरी इतनी फ्रीली करने की संभावना। माथुर साहब, हाँ, हाँ, मैं ये आपसे कहूं कि मैं कह रहा हूं कि क्या चीन को वाकई फर्क पड़ता है कि जापान क्या कुछ कह रहा है? मतलब इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी फौज, इतने ज्यादा युद्धपोत, एयरफोर्स, और एक मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग में घुसना भी जरूरी है शी जिनपिंग के। वो आदमी इस वक्त बैठकर क्या सोच रहा होगा, और ये सारे कॉल्स जो ले रहा है क्या वो शी जिनपिंग के द्वारा लिए जा रहे हैं? ये वाला प्रश्न। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि भाई चलिए अमेरिका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, लेकिन ये आते नहीं ना साहब, ये भी तो दिक्कत है। आ तो कोई भी नहीं रहा। चाइना ने भी सिर्फ अपने शिप्स वहां भेजे और वापस, ये सब पता है कि पॉस्चरिंग है, मैसेजिंग है। और मैसेजिंग चाहे वो क्वाड हो या कोई भी हो, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने वहां पर कुछ करने की कोशिश करी, आफ्टर ऑल क्या हो रहा है, ताइवान में लगातार एयर डिफेंस वेपन्स डिप्लॉय हो रहे हैं, एंटी लैंडिंग ड्रिल्स हो रही हैं, ये सब क्या है? अमेरिका की मदद से। तो ये मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जो फंडामेंटल डिफरेंस एक डेमोक्रेटिक नेशन में और चाइना जैसे गवर्नेंस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में होता है कि चाइना जब कोई निर्णय लेता है, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो या कैसे भी कोई निर्णय लेता है, तो उसका कोई उसके अंदर ऑपोजिशन करने वाला नहीं है। उस निर्णय को वो लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका परिणाम वो निकाल करके दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है चाइना, रशिया जैसे देशों के लिए, जो कि डायरेक्ट टोटल कंट्रोल के साथ वहां काम कर सकते हैं। मैं इस पे बहुत मेजर पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, ये हमें याद करना चाहिए। जापान और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी भी है, एक संधि भी है, अब उसको क्या नाम दें, की कमिटमेंट है, ट्रीटी है कि भाई अगर जापान पर अटैक कोई होता है, अगर, तो फिर अमेरिका मिलिटरीली उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसमें पूरा मेनलैंड जापान आता है, इसमें सेंकाकू आइलैंड भी आता है। तो अगर 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 चाइना ये कर रहा है तो चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि यूएस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये अब ये मामला थोड़ा गंभीर यहां पे हो जाता है कि अब यूएस इन्वॉल्वमेंट है यहां पे। बिल्कुल, देखिए यूएस इन्वॉल्व, देखिए ये जो बात हम कुछ दिनों पहले भी कर रहे थे शिवम, कि ये जो चाइना भी अकेला नहीं है, ये जो दूसरा धड़ा उभर करके आया है, क्रिक चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान। एक मिनट, तो मैं उसमें से 3 लोग यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। रशिया भी वहीं मौजूद है, नॉर्थ कोरिया भी वहीं मौजूद है, और चीन तो है ही। तो ये बात हमको देखने की आवश्यकता है कि कितना इन्फ्लुएंस ये लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो यहां पर एग्जर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, जापान और रूस के भी कुछ आइलैंड्स को, नॉर्दर्न आइलैंड्स को लेकर के तनावपूर्ण संबंध है। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया की वजह से अमेरिका के साथ ये लगातार इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं कि ये तीनों एक साथ होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए ये तमाम चीजें जो हैं, कोई वर्ल्ड वॉर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तमाम पॉस्चरिंग है, ये आपको बताया जा रहा है। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास बताया था कि 1895 से आज तक सेनकाकू जो है डी फैक्टो जापान के कंट्रोल में है। चाइना का जो स्टांस है कि ये हमारे ट्रेड के रूट में था, ये था, वो था, इसलिए हमारा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये उनके कब्जे में है और 2012 में इसका उन्होंने लेकिन आंखों में, चीन की आंखों में चुभता जरूर होगा कि भाई मेरे सामने मेरी जमीन जो कब्जाई गई है वो मैं उसको वापस नहीं ले सकता। इकोनॉमिक पोटेंशियल, अभी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ा है, वही मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक साइकोलॉजी के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चीन को चुभता जरूर होगा उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी जमीन, अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा, कि भाई जिस पर जापान ने दबदबा कर लिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, हमें याद करना चाहिए जापान भी एक बुली था। जापान एक बड़ा खतरनाक बुली था कि मारेगा तो मार देगा, मतलब वो सामुराई सोच, वो निंजा वाली सोच, और वो कामिकाजी पायलट्स, और वो हमला करना, और दूसरे देशों पे, अब चीन के कई हिस्सों पे कब्जा था जापान की अगर बात की जाए। इतिहास में इनकी किताबें देख लीजिए आप, मूवीज देख लीजिए, ये सारी बातें बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन फिर इतना बदलाव आया, जापान की कमर जिस तरीके से अमेरिका ने तोड़ी है, क्या अब जापान अब उभर के वापस रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में आ सकता है?
और अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ये डिप्लोमेटिकली हैंडल हो रहा है, क्या जापान अगर वापस पुराने मोड में आ गया तो चीन को रिस्क नहीं हो जाएगा, या फिर वर्ल्ड वॉर की स्थिति तब नहीं बन जाएगी? शिवन जी, आज से 200 साल पहले या आज से 100 साल पहले तक जापान एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। पूरा का पूरा कोरियन आइलैंड पर उसका इन्फ्लुएंस था। अ, जो चीन का मेन लैंड है पूरा का पूरा जापान के इन्फ्लुएंस में था। और अगर हम ईस्ट चाइना सी में देखें तो ताइवान की बात करते हैं, या साउथ चाइना सी में अगर हम देखें तो कितने सारे आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में। और दक्षिण एशिया में भी अगर देखें तो जापान तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रैक्टिकली सिंगापुर तक और बर्मा तक पहुंच गया था। तो जापान का अगर आप बृहद मैप आकलन करें द्वितीय विश्व युद्ध तक, तो बहुत बड़ा एशिया का हिस्सा जापान के प्रभुत्व में था। करीब करीब फिलीपींस भी जापान के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। बिल्कुल। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एटम बम 2 बार गिरे तो उन्होंने सरेंडर किया, और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह दिया गया है कि वह अब सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस फोर्स रहेगी, यानी आक्रामक कार्रवाइयों के लिए तैयार नहीं रहेगी। और उनके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मोरलेस लिखा गया है कि जापान अपने पास जो हथियार रखेगा वो सिर्फ जापान की डिफेंस के लिए होंगे, आक्रमण के लिए यानी ऑफेंसिव वेपन्स नहीं रखेगा। अब जब जापान में इस तरह की खलबली मच रही है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर या उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, जाहिर बात है कि जहां जो क्षेत्रीय बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। अब चीन तो ईस्ट चाइना सी में पूरा ही अपना सुपरमेसी चाहता है। साउथ चाइना सी में भी देखिए वो 9 डैश लाइन बना दी है चीन ने। स्पार्टले आइलैंड है, पैरासोल आइलैंड है, और भी बहुत सारे कोरल रीफ हैं। फिलीपींस के साथ भी टेंशन है। बिल्कुल देवनाथ जी, तो सवाल उठता है, अब तो सोच में बदलाव आ गया ना कि भाई अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते पता लगा कि भाई आगे दादा खड़ा है, आगे गुंडा खड़ा है, आप वो चाकू लेके खड़ा है तो आप वहां पर सर झुका के उसको नमस्ते तो करेंगे नहीं, प्रणाम तो करेंगे नहीं, आपको भी कुछ रखना पड़ेगा हथियार अपने पास। तो वो चेंज ऑफ पॉलिसी तो आ गया, ऐसी खबरें कहती हैं कि भाई उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी 2% बढ़ा दिया है, ये भी समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो क्या अब वो मिलिटरीली खुद को अपग्रेड करेगा, वापस उसी मूड में आएगा या नहीं आएगा? मतलब ये मेजर क्वेश्चन है। चीन जैसा दुश्मन जब बार बार आंख दिखाए और अब तो अपना युद्धपोत घुमा देगा, तो ये तो हद से ज्यादा हो जाता है देवनाथ जी। हाँ शिवम जी, चीन बहुत ही चतुर देश है, उनकी डिप्लोमेटिक गहराई बहुत ज्यादा है, समझनी पड़ेगी। अगर आप हर साल जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होता है या जो स्टेटमेंट उनकी पॉलिट ब्यूरो इशू करती है, जो कि ज्यादातर ग्लोबल टाइम्स या चाइना टाइम्स के तहत ही हम लोग पढ़ पाते हैं जी। वो बार बार ये एम्फेसाइज करते हैं कि जापान से उनकी दुश्मनी नहीं है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। वो कभी भी जापान पर हमला करने की बात नहीं करते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है। अगर आप चाइनीज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट देखें, जापान की तरफ नहीं है। बहुत ही अद्भुत डिप्लॉयमेंट है। वो सारी डिप्लॉयमेंट ताइवान की तरफ है या ताइवान से दक्षिण की तरफ में है, यानी साउथ चाइना सी की तरफ है या अमेरिकन एसेट्स की तरफ है। चीन बार बार कहता है कि जापान से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, और सेंट काकू आइलैंड वाला मामला जो है चीन हमेशा बहुत छोटा सा रखता है। और क्योंकि मैंने बोला ना, देखिए उनकी डिप्लोमेसी बहुत ही गहराई में है। वो कहते हैं ये सिर्फ एक कूटनीतिक, राजनीतिक, कार्टोग्राफिक और हिस्टोरिकल मामला है, यानी युद्ध की बात वो करता नहीं है। जिस तरह से चीन ताइवान पे बार बार कहता है कि एक दिन हमला करके कब्जा लूंगा, अभी तक इस तरह के स्टेटमेंट की सेनकाकू पर कब्जा लूंगा बाय फोर्स नहीं, तो उसके पीछे कारण जापान की मिलिट्री स्ट्रेटजी भी तो है कि भाई वो सेल्फ डिफेंस में है, तो वो सोचेंगे कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। लेकिन ताइवान तो अब तैयार हो रहा है। ताइवान को पता है कि अगर मेरे पर हमला हो तो कुछ हो तो मैं तैयारी रखूं, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो तमाम चीजें हो रही हैं। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन केस अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शुरुआती दौर में क्या होने वाला है, अगर दर्शक ये समझना चाहें? क्योंकि जापान की क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ उतनी है, या फिर जापान एक और इजराइल बन के रह जाएगा आसपास घिरे इतने सारे देशों के बीच में? अगर आप माने कि भाई जब ईरान ने हमला करना चालू कर दिया था बहुत बड़े स्केल पर, इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, वो दौर भी हमें नहीं भूलना चाहिए।
क्या जापान फंस सकता है अगर ऐसी किसी युद्ध में वो पड़ा, या फिर नहीं उसको तुरंत कोई सहायता मिलेगी? अगर ये वॉर की स्टेज पर आया तो कैसे शुरुआत होगी? कर्नल कुणाल जी ये बताइएगा। जापान का मिलिटरीली, ये आपने जो पहले बताया है उसका सिक्योरिटी अमेरिका के ऊपर है। तो जापान का मिलिट्री उतना स्ट्रॉन्ग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, हमने जो सुना है वो नहीं है। और वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ऐसे अटैक ना कर सके, इसके लिए उसका डिफेंस अमेरिका के कंट्रोल में है। दो देयर इज ए सम काइंड ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस इन जापान ऑल्सो, लेकिन ये जो हमारा सेनकाकू आइलैंड है, ये 110 किलोमीटर 68 नॉटिकल माइल फ्रॉम ताइवान मेनलैंड, तो ताइवान से बहुत नजदीक है, लेकिन ये जापान का कंट्रोल में है। सिमिलरली एक इशिगाकी आइलैंड है, वो ईस्ट ऑफ ताइवान है, लेकिन वो भी जापान के अंडर में है। तो ये ऑल दीज आइलैंड्स आर जापान मेनलैंड से थोड़ा दूर ही है, जो क्या आपने जो बताया चाइना के पास होगा, लेकिन ताइवान को मालूम है जे इनिशियल जो अटैक होगा चाइना से, उसको ही झेलना है। तो अमेरिका, वो उनका वो फॉरेन सेक्रेटरी जो आए थे, एक लेडी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, शी वाज देयर, एंड उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन में तनाव आ गया था। तो ये बोला है कि चाइना, अमेरिका विल डेफिनेटली सपोर्ट। ये जापान का सपोर्ट से ज्यादा मेरे को लगता है जो अमेरिका विल फाइट द ताइवान वॉर। अच्छा, हाँ, मतलब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, आप कह रहे हैं? एकदम, क्योंकि अमेरिका का काफी बेसिस है, टोटल है 13 मेरे पास लिस्ट था, जो ओकिनावा लगाकर, जहां से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर अटैक किया था, वो सब आइलैंड अभी भी अमेरिकन कंट्रोल में ही है। सो वहां से ये सभी आसपास ही है ताइवान के। सो अमेरिका विल डेफिनेटली टेक ओवर, एंड द 7th फ्लीट इज देयर इन साउथ चाइना सी, अमेरिका का। सो देयर इज कंसिडरेबल अमेरिकन प्रेजेंस इन दैट एरिया। तो मेरे को लगता है कि चाइना इतना अटैक नहीं करेगा। और हमारा डिस्कशन में भी बोला है, जनरल माथुर साहब ने बताया है कि चाइना धमकी देता है, एक्चुअली वो अटैक करता नहीं है। तो ये मेरे को लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कर्नल साहब कि भाई ये इतनी पोस्चरिंग कर करके आज दुनिया के कई देशों में चीन का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे अफ्रीकन देशों की बात करें, आप कुछ ऐसे स्थानों में, 10 कंट्री में है, हाँ सब में है, 10 कंट्री में चाइना एक्चुअली जमीन ले लिया है। जैसे हमारा हनुमंतुता है श्रीलंका में, वो केनिया में, मेडागास्कर में, वगैरह वगैरह कहीं देश में मैं कहीं पढ़ रहा था, ये चाइना एक्चुअल जमीन लेके रखा हुआ है। तो ये बिजनेस काफी बड़ा है। और ये मतलब मुझे लगता है कर्नल साहब कि उनका बिजनेस भी एक तरीके से उनकी मिलिट्री विंग की तरह काम करता है, कि वो उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ने भी एक बार मुझे हमारी डिस्कशन में बताया था कितना ज्यादा सपोर्ट वहां पर किया जाता है। आगे जो होगा, आप सेनकाकू पर भी थोड़ा सा बताइएगा, फिर श्रीवास्तव जी आपके पास मैं आता हूं। आगे जो होगा वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ चीन आगे काम करता रहेगा, या फिर कहीं इसका फुल स्टॉप लग सकता है? क्योंकि आप कहते हैं कि भाई फुल्ली फंड कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं, आप टैक्स फ्री कर देते हैं, और क्या चाहिए? आप 10 देशों में आपका प्रेजेंस आ गया, आप माइंस चला रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उस इलाके पर कब्जा करके बैठे हैं। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप, देवनाथ जी? हम चीन को मालूम है कि आने वाले सदी में, यानी 2047 के बाद से दुनिया में चीन का दबदबा होना चाहिए। शी जिनपिंग इस चीज को कई बार ऐलान कर चुके हैं। बात है कि 2047 के बाद अमेरिका क्या चीन के खिलाफ या चीन के कंपटीशन में रहेगा? शायद हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में चीन अपने को फैला रहा है, हथियारों के बलबूते पर कम, और दोस्ती में कहते हैं ना, भेड़िया जो है अपने ऊपर
एक गाय की खाल लेता है। चीन को मालूम है कि अफ्रीका में कैसे घुसना है, चीन को मालूम है लैटिन अमेरिकन देशों में कैसे घुसना है या साउथ ईस्ट एशिया में कैसे घुसना है। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्लासिक एग्जांपल है, श्रीलंका। बांग्लादेश को 1971 के बाद से चीन लगातार हैप्पी बर्थडे बोल बोल के सबमरीन देता रहा है, बांग्लादेश नेवी के लिए शिप्स देता रहा है। देवनाथ जी, क्या इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं? वही सोच तो नहीं है? एकदम शिवम जी, एकदम इन्होंने हूबहू जेरोक्स कर लिया है उस सिस्टम को जहां पर वो जाते हैं एक देश में व्यापार के नाम पर। शुरुआती दौर में उस अफ्रीकन देश को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को लगता है कि नफा ही नफा है। आप मालदीव्स में देख लीजिए, मालदीव्स में अगर आप बतौर टूरिस्ट जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि मालदीव्स में हर 10 टूरिस्ट में से 6 टूरिस्ट चाइनीज हैं। आश्चर्य होगा। और मालदीव्स में जितने टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं बड़े बड़े, उनके जो मैनेजमेंट है, फंडिंग है, सब चाइना से आती है। बहुत ही आश्चर्य होगा आपको कि मालदीव्स में आप जाएंगे तो मालदीव्स की जो सरकार है उसको चीन कितनी ज्यादा तादाद में मदद कर रहा है। हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार मालदीव्स को 750 करोड़ रुपए दे देगी। चीन की सरकार मालदीव्स को देती है 2000-3000 करोड़ रुपए, यानी भारत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा फाइनेंशियल मदद। तो एक अद्भुत उनकी साइकोलॉजी है। चीन ने जो जिबूती में किया है कि 99 इयर्स के लिए लीज में ले लिया है। अब 99 इयर्स के लिए जब लीज में ले लेते हैं तो उनको, उस देश को लगता है कि हमारा भला हो गया, लेकिन उनको मालूम नहीं कि चीन आस्ते आस्ते वहां घुस जाएगा। चीन ऐसा ऊंट है जो पहले तंबू में सिर्फ अपना कान घुसाता है, फिर सिर, फिर गला। बिल्कुल। इन्होंने ग्वादर में वही केस किया चीन ने। अभी बर्मा के पास कोको आइलैंड है। चीन ने शुरुआती दौर में कहा कि वो बस रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए कोको आइलैंड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब बीच बीच में वो अपनी फिशिंग ट्रॉलर्स को वहां भेज देते हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं कि कोको आइलैंड में जो ये फिशिंग ट्रॉलर गए हैं चाइनीज रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए, असल में ये चाइनीज स्पाई है। वो है उन्होंने अपने फिशिंग ट्रॉलर्स पे एंटीना लगा रखे हैं बड़े बड़े। बिल्कुल। तो जाहिर बात है वो अपने सैटेलाइट से बात कर रहे हैं, आसपास सर्विलेंस कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये बिजनेस का इस्तेमाल एक स्ट्रैटेजी के रूप में ही कर रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली उसको फंड सपोर्ट किया जाता है और ये एक शैडो है, यानी कि एक छलावा है दुनिया के लिए? संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि समय थोड़ा और आगे बढ़ता हुआ मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही है हकीकत को भी स्वीकार करते हुए, और आगे क्या ये दुनिया पहचान नहीं चुकी है, और पहचान भी चुकी है तो क्या दुनिया के पास कोई इसका तोड़ है? देखिए, तोड़ तो निकाला गया था। ब्रिटिश एम्पायर का तोड़ समझता है कि दुनिया में किस तरीके का तोड़ निकाला ब्रिटिश एम्पायर का, और जो भी साम्राज्यवादी जो भी राष्ट्र होते हैं उनका तोड़ निकाला जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जो औपनिवेशिक काल के जो लेसन्स हैं वो जाहिर है कि आज का ये जो विश्व है वो अच्छी तरह से जानता है। इसी वजह से चाइना का जो ये विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, ये सफल नहीं होगा। और इसका भी जो तोड़ है वो निकालने के लिए लामबंदी की जा रही है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो आगे लगातार बढ़ रहा है, मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म किए जा रहे हैं, आपस का जो मिलिट्री अलायंस है वो आया है। और अभी आप देखिए तो भारत, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो भी अब अपनी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर के प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है। कभी हम पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को सिर्फ देखा करते थे, लेकिन आज का ये जो नया भारत है वो घटनाओं को शेप करना जानता है, और घटनाओं को जो है कंस्ट्रक्टिवली हम उसको उसमें एंगेज करते हैं, प्रोएक्टिवली एंगेज करते हैं। कभी हमारी एक लुक ईस्ट की पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन आज की जो पॉलिसी है वो एक्ट वेस्ट की पॉलिसी, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है। और वही हम एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है, जो मेरे मुंह से शब्द निकले वो एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी भी है हमारी। तो ये जो पूरा जो आज का भारत का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि ये जो अप्रोच है बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। और भारत को, मैं यहाँ पर भारत की अवश्य चर्चा करना चाहूंगा, भारत को आज इंडो पैसिफिक रीजन में नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी देखा जाता है। अभी आप देखिए तो अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो हमने फिलीपींस को दी हैं, इंडोनेशिया के साथ भी हमारे जो है नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और हम अपने नेवल एसेट्स का जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है वो आसियान के राष्ट्रों में करने लगे हैं। आसियान के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी अब कंडक्ट हम करने जा रहे हैं। मालाबार सीरीज की जो एक्सरसाइजेस हैं, जिसका कि स्वरूप अब क्वाड का हो गया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो एनुअल जो इंडिया अमेरिका
कि जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब वो क्वाड्रिलैटरल हो चुकी है। तो ये जो चाइना को ये मैसेज दिया जा रहा है, हर क्वार्टर से दिया जा रहा है, भारत भी ये मैसेज दे रहा है, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी जो राष्ट्र हैं जो चाइना के विस्तारवाद से चिंतित हैं और चाइना के द्वारा ये इस तरीके की जो दादागिरी दिखाई जाती है उससे अगर वो जरा कहीं भी चिंतित है तो वो मैसेज दे रहे हैं। आज कोई शांत नहीं बैठा है, कोई चुप नहीं बैठा है कि जो है चाइना जो भी करता जाए और हम बैठ के देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। चाइना नहीं, लेकिन पर क्या कभी ये युद्ध में बदलेगा? संजीव श्रीवास्तव जी, ये मेन जो प्रश्न है दुनिया जानना चाहती है। जापान भी थोड़ा डर भी रहा होगा, चीन को भी लग रहा होगा क्या मैं ज्यादा कर रहा हूं, ताइवान सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त होगा, सेंकाकू बहाना हो गया, ताइवान पर अगर हमला हो गया, आगे की स्थिति क्या होगा, हमला या फिर नहीं, ये ड्रामा चलता रहेगा? शिवम जी देखिए, आज का जो विश्व है ना, ये एक न्यूक्लियर कंडीशन में हम रह रहे हैं। सभी महाशक्तियों के पास महाविनाश के हथियार मौजूद हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध सिर्फ रशिया यूक्रेन तक सीमित क्यों है? उसका कारण ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पिछला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1945 में हुआ था, उसके पहले का वर्ल्ड वॉर जो है 1919 में खत्म हुआ। 20 वर्ष के अंतर में 2 विश्व युद्ध हो गए। तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि आज विश्व के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए कोई महाशक्ति फुल फ्लेजेड वॉर तो हो नहीं सकता। जैसा कि माथुर साहब अभी कह रहे थे कि ये जो सीधा तृतीय विश्व युद्ध वगैरह की संभावना मैं नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। लेकिन एक जो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो एक कन्फ्रंटेशन है, एक न्यू कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है, साइकोलॉजिकल वॉर, कंटेस्टेशन, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की जो महत्वाकांक्षाएं, जो एक ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हूं और कुछ हद तक असहमत भी। देखिए, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई थी ना, ये तो और एस्केलेट हो जाता। वो हमें भी पता है कि वो भी नहीं चलाएंगे, उन्हें भी पता है कि हम भी नहीं चलाएंगे। नहीं, देखिए शिवम जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है, वो चाहे वो मुल्ला मुनीर हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हो, या विश्व का जो सबसे बड़ा तानाशाह शी जिनपिंग हो, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पुतिन ने यदि अभी तक यूक्रेन की टेरिटरी में कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं चलाया है, तो उसका कारण यह है कि वो जानते हैं जिस दिन वो चला दिया उन्होंने, उस दिन उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं मैट की सिचुएशन में कोई नहीं जाना चाहेगा। आखिरी के 2 मिनट में हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पर आ गई कि डेड मैन्स हैंड कहा जाता है, एक पॉलिसी है। माथुर साहब शायद ज्यादा उसको, यूके देवनाथ भी शायद जानते होंगे कि भाई ये कहा जाता है कि भाई अगर सब मर भी गए, रूस में ये कुछ है ऐसा कि अगर कम्युनिकेशन खत्म भी हो जाएगा तो बिना बटन दबाए ही मिसाइलें जो है वो फायर हो जाएंगी। यानी न्यूक्लियर तो ऐसी चीज है कि भाई मुझे नहीं लगता कभी आने वाले 100 सालों में भी कि अमेरिका कभी रूस पे हमला कर देगा या फिर रूस कभी अमेरिका पर हमला कर देगा। ये केवल बातें ही चलती रहेंगी, लेकिन हाँ, पॉस्चरिंग और छुटपुट झड़प जरूर होती रहेगी। और फिर उसको जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप डील करते हैं एक बिजनेस डील की तरह, वैसे डील किया जाएगा मुझे लगता है। अनुज माथुर जी, आपका कमेंट इसमें, क्लोजिंग कमेंट्स के बिल्कुल करीब है, हम सबसे लेंगे थोड़ा कमेंट। बिल्कुल शिवम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम का कोट बताऊंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु हथियार होते हैं, दे आर नॉट ए वेपन ऑफ वॉर, दे आर ए वेपन ऑफ पीस। इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न था कि भारत को इस बात का पूरा ज्ञान था कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो फेक है और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका के कब्जे में है। तो एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न, भारत को मालूम था कि भारत एक वर्चुअल नॉन न्यूक्लियर नेशन के ऊपर हमला कर रहा है और हमने कोई उनके मिलिट्री एसेट से हमला नहीं किया, हमने टेरर कैंप्स पे हमला किया। तो हमारा वो हमला वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये बात निश्चित मान लें शिवम आप कि कोई 2 न्यूक्लियर पावर्स न्यूक्लियर स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, कोई संभावना मेरे साथ नहीं। मेरे साथ पहले भी एक मेजर जनरल साहब थे, किसी और डिस्कशन में हम बैठे थे तो उन्होंने बड़े साफ कहा था, मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। वो कह रहे थे कि भाई उनके पास, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उनके सारे हथियार ले जाए जा चुके हैं। एक प्लेन आया या कितने प्लेन आए, उनके सारे हथियार जा चुके हैं। हालांकि वो बिलीव कर पाना, क्या वो एक मेजर साहब ने, जनरल साहब ने क्या नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला या कैसे बोला वो समझना था। लेकिन देवनाथ जी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई डेड मैन्स हैंड वाले स्थिति तक तो नहीं जाने वाले हम। शिवम जी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की है ग्लोबल सिटीजन फोरम।
उनका ये कहना है कि अगले 50 साल में दुनिया के सभी देश के लोग दुनिया के दूसरे देशों में काम करने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगले 100 साल में दुनिया भर के सभी देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में विवाह करना शुरू कर देंगे। और अगले 300 साल में, क्योंकि दुनिया के सभी देश के लोग दुनिया के सभी देशों में काम करने जाएंगे और दुनिया के सभी देश के लोग दुनिया के सभी देशों में विवाह करेंगे, 300 साल के बाद सारे दुनिया के बीच में जो ये बहुत शानदार, आर्टिफिशियल मैं बहुत शानदार, काश मेरे पास और वक्त होता कि भाई वासुदेव कुटुंबकम की भावना तक हम आ गए, वन वर्ल्ड की थ्योरी तक। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब, कुणाल साहब आपका भी, श्रीवास्तव जी आपका भी, और देवनाथ जी आपका भी। बहुत शानदार डिस्कशन हुआ, शानदार एक्सपर्ट्स का पैनल हर बार हमारे साथ जुड़ता है। एग्जैक्ट पॉइंट तक हम आपको लेकर जाते हैं कि युद्ध होगा नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा। सारी जानकारी इंडिया डेली पर हर बार की तरह आपको मिलती है।